गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो 4 सेमेस्टर से रिलेटेड आप तक पहुँच सके। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 18वीं सदी की भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे कि सहायक संधि की नीतियाँ क्या थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने एक सरल और प्रभावशाली अस्त्र व्यवहार में लाया, वह सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की संधि की व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। आवश्यकता अनुसार वह भारतीय नरेशों को सैनिक सहायता देता तथा बदले में उनसे धन प्राप्त करता। बाद में क्लाइव और कॉर्नवालिस ने भी इसका सहारा लिया, परंतु इस व्यवस्था को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय वेलेस्ली को ही है। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। जो सहायक संधि जो नीति थी उसकी कुछ शर्तें थीं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सहायक संधि स्वीकार देशी राज्य अपनी विदेशी नीति को कंपनी के सुपुर्द कर देगा। मतलब जो सहायक संधि है, सहायक संधि को जिन देशों ने स्वीकार किया था, देशी राज्यों ने स्वीकार किया था, उनकी जो विदेश नीति है वो कंपनी के अधीन कर देगा। वे बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अनुमति के बिना जो बाकी राज्य है उनसे युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। दूसरा पॉइंट है, देशी राज्य कंपनी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अंग्रेज़ों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेज़ों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपने दरबार में आश्रय, शरण या नौकरी नहीं देंगे। जो देशी राज्य हैं वो कंपनी की स्वीकृति मतलब कंपनी की इजाज़त लिए बगैर अंग्रेज़ों के अलावा किसी अन्य यूरोपीय, अंग्रेज़ों के अलावा जो यूरोपीय है या अंग्रेज़ों के जो शत्रु हैं राज्य के व्यक्ति को अपने दरबार में ना ही वो आश्रय दे सकते हैं, ना ही शरण दे सकते हैं, ना ही नौकरी दे सकते हैं। संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों की सुरक्षा के लिए कंपनी उन राज्यों में एक अंग्रेजी सेना रखेगी जिसका खर्च उस राज्य को वहन करना होगा। सेना के खर्च के लिए नकद वार्षिक धनराशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी को सुपुर्द करना होगा। जो संधि स्वीकार करने वाले जितने भी देशी राज्य हैं उनकी सुरक्षा के लिए कंपनी उन राज्यों में एक अंग्रेजी सेना रखेगी। जो अंग्रेजी सेना है वो उन राज्यों में रखेगी जिसका खर्च उन्हें राज्य से ही लेना होगा, उसका खर्च राज्य ही उठाएगा। और सेना के खर्च के लिए नकद वार्षिक या धनराशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी के अधीन करना होगा। देशी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगी और रेजिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेगी। जो रियासत है उसका शासन प्रबंध करने का जिम्मा रेजिडेंट को दिया गया था। जो अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाएगा और रेजिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का जो शासन प्रबंध है वो करेगी। 5th पॉइंट है, कंपनी उपयुक्त शर्तों के बदले सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य की ब्राह्मण आक्रमण से सुरक्षा की गारंटी लेती थी। जो कंपनियां ऊपर जितनी भी शर्तें थी उसके बदले सहायक संधि स्वीकार करने वाले जितने भी राज्य उनकी भारी आक्रमण से सुरक्षा की गारंटी भी लेती थी कंपनी, तथा देशी शासकों को आश्वासन देती थी कि वह उन राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो देशी शासक हैं उनको ये दिलासा भी देती थी, मतलब कि गारंटी देती थी, आश्वासन मतलब गारंटी देती थी इस चीज़ का कि वह उन प्रॉमिस भी करती थी कि वह उन राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो आंतरिक उनका राज्यों के अंदर जो शासन चलता है उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस प्रकार सहायक संधि द्वारा कंपनी का शासन, उसकी विदेश नीति पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। यह वेलेस्ली की साम्राज्यवादी पिपीसा को शांत करने का अचूक अस्त्र बन गया। बिना किसी विशेष परिश्रम और जोखिम के वेलेस्ली ने इस संधि द्वारा अनेक राज्यों को कंपनी का हितैषी बना डाला। अब हम जानेंगे सहायक संधि के गुण और दोष। सहायक संधि ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कंपनी को इस संधि से अनेक लाभ हुए। संधि ने कंपनी के हितों की रक्षा की, परंतु देशी राज्यों को दुर्बल कर उन्हें बर्बादी के कगार तक पहुंचा दिया। सहायक संधि से कंपनी को निम्नलिखित लाभ हुए। लाभ ये था, पहला पॉइंट कि सहायक संधि का सबसे बड़ा लाभ यह था कि इसके द्वारा सभी देशी राज्यों को निशस्त्र एवं एक दूसरे से पृथक कर दिया गया।
जो सभी देशी राज्य हैं उनको निशस्त्र मतलब शस्त्रों के बिना युद्ध करना और एक दूसरे से पृथक कर दिया, अलग कर दिया गया। उनकी विदेशी नीति कंपनी के अधीन हो गई। जो उनकी विदेशी नीति थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गई और फलतः वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघ या गुट बनाने से वंचित हो गए। मतलब परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो संघ है या गुट वो बनाने से वंचित हो गए, मतलब कि बनाने से रह गए। उनकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर कंपनी ने उन्हें एक एक करके अपने प्रभाव में ले लिया। सेकंड पॉइंट है कि देशी राज्यों की व्यय पर देशी राज्यों में एक विशाल सेना का संगठन किया गया। सिद्धांततः यह सेना देशी राज्यों की सुरक्षा के लिए तैयार की गई थी, परंतु व्यवहार में इसका उपयोग कंपनी ने अपने शत्रुओं और देशी राज्यों को नष्ट करने में ही किया। कंपनी को सेना के संगठन पर खर्च नहीं करना पड़ा। देशी राज्यों के खर्चे पर ही अंग्रेज़ों की विश्वास पात्र सेना तैयार हो गई। देशी राज्यों में सेना रखने की व्यवस्था का एक लाभदायक परिणाम यह भी निकला कि कंपनी की सेनाएं सैनिक सीमाएं राजनीतिक सीमाओं से आगे बढ़ गई। तीसरा पॉइंट यह था कि सहायक संधि के द्वारा वेलेस्ली ने भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ने से रोक दिया। भारत में जो फ्रांसीसी प्रभाव था वो बढ़ने से रुक गया। जब देशी शासकों पर यह रोक लगा दी गई तो वह अंग्रेज़ों के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपियों को अपने यहाँ नौकरी नहीं देगी। तब इसका सबसे बड़ा प्रभाव फ्रांसीसियों पर ही पड़ा। धीरे धीरे फ्रांसीसियों को भारतीय राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। फोर्थ पॉइंट है सहायक संधि के द्वारा कंपनी को रेजिडेंटों के माध्यम से देशी रियासतों के प्रशासन पर अपना प्रभाव स्थापित करने में भी मदद मिली। इसी प्रकार देशी राज्यों के आपसी विवादों में मध्यस्थता कर उन्हें अपने अनुकूल बनाने का अवसर भी कंपनी को प्राप्त हो गया। वैसे तो 4 पॉइंट्स इनफ हैं इसके लिए सहायक संधि के गुण जो हैं या सहायक संधि के लाभ क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं 5th पॉइंट आपको बता देती हूँ। सहायक संधि की एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के विरुद्ध बढ़ते विद्वेष एवं शत्रुता की भावनाओं को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। देशी राज्य कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर संतुष्ट हो गए। उन्होंने विस्तारवादी योजनाएं एवं युद्ध त्याग दिए तथा राज्य में शांति सुव्यवस्था के कार्य तक ही अपने को सीमित रखा। सैम वेलेस्ली ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा था, इस व्यवस्था से अंग्रेज सरकार भारतीयों की महत्वाकांक्षी और हिंसा की इस भावना को अधिकार में रख सकी, जो एशिया की प्रत्येक सरकार की विशेषता थी, और इससे वह भारत में शांति स्थापित करने में समर्थ हो सकी। इस प्रकार सहायक संधि कंपनी के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुई। सहायक संधि के गुण तो थे, अब पढ़ते हैं सहायक संधि का देशी राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा था। सहायक संधि जहाँ कंपनी के लिए एक वरदान सिद्ध हुई, वहीं भारतीय रियासतों पर इसका अत्यंत ही बुरा प्रभाव पड़ा। इसने देशी राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी तथा उन्हें पूर्णतः कंपनी पर आश्रित रहने को बाध्य कर दिया गया। पहला पॉइंट था देशी रियासतें निशस्त्रीकरण एवं विदेश नीति पर कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठी। अब वह किसी भी राज्य से कंपनी की सहमति के बिना युद्ध मैत्री या संधि नहीं कर सकती थी। इस प्रकार देशी रियासतों के शासक नाम मात्र के शासक रह गए, उनकी सार्वभौम शक्ति समाप्त हो गई। सेकंड पॉइंट है राज्य के आंतरिक मामलों में देशी नरेशों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। उन्हें रेजिडेंट के इशारों पर ही शासन चलाने को बाध्य होना पड़ा। फलतः देशी शासकों ने धीरे धीरे शासन का भी भार रेजिडेंटों को ही सौंप दिया एवं प्रशासनिक दायित्वों से अपने को मुक्त कर दिया। थर्ड पॉइंट है ये सहायक संधि का कुप्रभाव देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। सहायक सेना का बोझ उठाने के कारण उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई। इतना ही नहीं, इस सेना का व्यय लगातार बढ़ता जाता था, जिसे देने में देशी राज्य असमर्थ रहते थे। अतः कंपनी नकद राशि के बदले उन राज्यों का धनी प्रदेश हथिया लेती थी। इससे देशी रियासतों के प्रभाव में कमी आती है। फोर्थ पॉइंट है आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा की गारंटी प्राप्त देशी राज्य कंपनी के समर्थक और सहायक बन गए। उनकी राष्ट्रीयता एवं आत्मगौरव की भावना समाप्त हो गई। उनका सारा समय भोग विलास में व्यतीत होने लगा तथा प्रजा पर अत्याचार बढ़ गए। राज्यों की सेनाएं भंग कर दी गई, जिसके कारण बर्खास्त सैनिक असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों में भाग लेकर चारों तरफ अव्यवस्था एवं अशांति में वृद्धि करने लगी। इस प्रकार सहायक संधि से जहां ब्रिटिश हितों की सुरक्षा हुई, वहीं देशी राज्य और इसकी प्रजा को
इसके दुष्परिणामों को भुगतना पड़ा। आज हमने पढ़ा कि सहायक संधि के गुण क्या थे और सहायक संधि की जो देशी राज्यों पर क्या कुप्रभाव पड़े। इसमें ऑप्शन आंसर वो आ भी सकता है, क्वेश्चन भी घुमा के आ सकता है कि सहायक संधि का ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ और इसका देशी राज्यों पर राज्यों पर कुप्रभाव पड़ा, क्या कुप्रभाव पड़ा। ये एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है। और इसमें मैंने यहाँ पे आपको सहायक संधि की कुछ शर्तें भी बताई थी जिनको याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 ऑप्शन भी कर लोगे तो इनफ है। 5वां ऑप्शन ज़्यादा बड़ा है, अगर ना समझ में आए तो उसको छोड़ सकते हैं। बाकी सारे आंसर्स आप लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।